सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 2 है, जिसमें अम्ल, क्षारक तथा लवण हम पढ़ेंगे। तो इस जो वीडियो लेक्चर में हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्लों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश 10th क्लास के पढ़ाए जाते हैं और 12th क्लास के हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एंड इंग्लिश। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और एंजॉय करते रहें और अपने बेस्ट कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ में ही नोट्स बनाएं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो ये जो अध्याय है क्लास 10th का है और क्लास 10th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी पर पैटर्न पर आधारित है ये सारी। तो देखो, अध्याय 2 साइंस का आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर है। अम्ल, क्षारक, लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है, एंड साल्ट्स। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे अम्ल। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने जैसे कि बताया था कि अम्ल तथा अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, अम्ल जो कि एनसीईआरटी में परिभाषा दे रखी है उसके अकॉर्डिंग परिभाषा है, उसके भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जो अम्लों की डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो अम्ल क्या है, ठीक है। तो अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर एक जो लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर है दो प्रकार के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। जब मैं सूचक पढ़ाऊंगा तो ये जो अम्लों के सूचक यानी अम्लों के बारे में बताते हैं, तो सूचक जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लिटमस पेपर को भी दिखाएंगे और किस तरह से रंग में परिवर्तन कर रहे हैं और लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अम्लों के बारे में। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चाहे आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10th में यही है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, पढ़ना भी सीखें, मैंने बताया था अब क्रियाओं में या सूत्रों को पढ़ेंगे तभी ये हाइड्रोजन है और ये क्लोर है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट। और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक नाम इसका कॉमन नाम है और इसको HNO3 पढ़ते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल को हम छिरका भी कहते हैं या सिरका, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH ये अम्लों के उदाहरण हैं, ठीक है। ये अम्लों के क्या है? उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक, ये तो तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये बैटरियों में डलता है तनु करके, डाइल्यूट करके, ठीक है, बैटरियों में। और ये तुम्हारा छिरका है। छिरका तो सबने खाया होगा भाई, जिसे सिरका कहते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या है? सिरका। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अगली जो डेफिनेशन होगी वो देखें। आर्हीनियस के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस, जिन्होंने 1884 में एक डेफिनेशन दी जिसे आर्हीनियस की अम्ल क्षारक अवधारणा भी कहते हैं। अम्लों के लिए भी दी थी और क्षारों के लिए। इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन
यानी H धनायन, ठीक है, या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या फिर क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसी किसी बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा कि अम्ल वे पदार्थ हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन बाद में जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोटॉन है, और वो क्या करेगा, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों बातें उनकी उन्होंने बाद में डिस्कस की थी इस बात को, तो मैंने दोनों को एक ही सम्मिलित कर दिया डेफिनेशन में, जो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आर्हेनियस के अनुसार भी परिभाषा अवश्य लिख के आएंगे, ठीक है, अम्लों के बारे में। तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। याद हुआ, अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखो ये एक अम्ल है जिसे बोलेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब मैं इसे जल में घोलूंगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलूंगा, तो ये किस में टूट जाएगा, H धनायन और प्लस Cl रेडायन में। तो ये जो H धनायन है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही दूसरा अम्ल है, हमने लिया HNO3। HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। और अगर मैं नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलूंगा तो वो क्या देगा, H धनायन और प्लस NO3 रेडायन, H धनायन और NO3 रेडायनों में टूट जाएंगे ये। ऐसे ही H2SO4 को मैं अगर किस में घोलूंगा, जल में, तो ये टूट गया, तो यहाँ 2H आयन और प्लस SO4 पर 2 रेडायन होते हैं, इसलिए SO4 पर 2 रेडायन। तो धनायन और रेडायनों की संख्या के बराबर, इसलिए यहाँ पर क्या है, 2H आयन, क्या देंगे, 2H आयन। अच्छा, इनको अगर हम जैसे HCl भी देख लीजिए, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर इसे जल में घोला। जैसे मैंने एक बात बताई थी कि अगर इन्हें जल में घोलेंगे तो ये जो हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेगा, प्रोटॉन के रूप में होगा, और वो जल से क्रिया करेगा, और जल से क्रिया करने के बाद में क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो देखो ये H है, H ये टूटेगा और ये इस जल के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, H3O धनायन, क्या बनाएगा, H3O धनायन, क्योंकि ये प्रोटॉन के रूप में अलग होगा। देखो इस तरह से H प्लस Cl रेडायन, और ये जो H है वो किससे क्रिया करेगा, जल से, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या है तुम्हारा, हाइड्रोनियम आयन और Cl। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में नाइट्रिक अम्ल का दे रखा है, तो ये भी HNO3 किस में टूटेगा, देखो ये HNO3 किस में टूटेगा, H धनायन और प्लस NO3 रेडायन। तो ये जो H आयन है वो कहाँ जाएगा, इस जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर या तो हाइड्रोजन आयन देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन के उदाहरण लिए मैंने, और यहाँ पर तुम्हें हाइड्रोजन आयन के लिए, जो भी आपको पसंद हो वो आप उदाहरण लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, और यही है, और भी है CH3COOH। तो अम्लों की डेफिनेशन याद हो गई, तो अम्लों की डेफिनेशन का एक बार से रिवीजन कर लेते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। दूसरा है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, सभी जगह हाइड्रोजन आयन है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोनियम आयन है। तो इससे हमने अम्ल की आर्हेनियस परिभाषा और कौन सी परिभाषा पढ़ ली, हमने आर्हेनियस परिभाषा और NCERT बुक में जो दे रखी थी भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं लेकिन बहुविकल्पी के लिए इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि संतरा या नींबू में कौन सा रस पाया जाता, सॉरी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जितने भी सिट्रेसी कुल के प्लांट हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है या फल है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, तुम्हारा मौसमी है, उसमें सब में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। दूसरा है सेब, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, याद रहेगा सेब में कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड। और सिरका, सिरका जिसे ये मैं बता रहा था छिरका भी कहते हैं देहाती में, तो सिरका जिसे एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल। और टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक है, ठीक है, ये नहीं है, ऑक्जेलिक भी पढ़ते हैं इसी। जठर रस, जठर रस कहाँ पाया जाता है, जठर रस हमारी आमाशय में बनता है, ठीक है। तो जठर रस आमाशय में बनता है, तो वहां पर जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल, ठीक है, याद भी रहना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, तो इन्हें याद अवश्य कर लेना। इमली है, इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड, क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और दही है तुम्हारा, इसे भी याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, दही या फिर खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। प्रोटीन, प्रोटीन जितनी भी हैं उनमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड। लाल चींटी का डंक, लाल चींटी का डंक, तो लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, और इसका सूत्र होता है HCOOH। देखो हाइड्रोजन को फॉर्म पढ़ते हैं, और अगर COOH हो तो उसे ओइक एसिड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो ये होगा फॉर्मिक एसिड, इसलिए। और मेथेनोइक एसिड इसलिए कि इस कार्बन को एक पढ़ते हैं, तो मेथेनोइक एसिड अगर COOH हो तो इस तरह से, इसलिए दो नाम है, मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक एसिड। क्या है, मेथेनोइक, ये लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है नेटल, नेटल का जो पादप होता है ये ढाक के पादपों के पास पाया जाता है, तो इनमें एक प्राकृतिक उदासीनता पाई जाती है, क्योंकि देखिए जहां भी नेटल के पादप होते हैं, तो नेटल के पादप में सॉरी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, और ये भी जैसे चींटी के डंक में इस तरह की जलन पैदा होती है, ठीक है, इसके छूने से, इसके छूने से क्या होता है भाई, मेथेनोइक एसिड जैसे इसके रवे से होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम, तो अगर वो चुभ जाएं या फिर तुम्हारे अंदर चले जाएं, तो उनमें ना बहुत तेजी से जलन पैदा करते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के कारण। तो वहां पर ढाक के पौधे होते, तो ढाक के पौधे की पत्ती रगड़ने के कारण, ढाक के पौधे की पत्ती रगड़ने से क्या होता है, उसमें उदासीनता हो जाती है, यानी जो अम्लता थी या जो जलन पैदा हो रही थी, तो वो नष्ट हो जाती है या फिर उदासीन हो जाती है, क्योंकि वो एक क्षारक की तरह काम करते हैं, और अम्ल और क्षारक की क्रिया होती है तो उदासीन हो जाता है, जिससे मतलब क्या है, तो नेटल के पौधों में मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड तो याद हो जाने चाहिए। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल। एक तो ये वाला अवश्य याद रखना, और एक ये वाला अवश्य याद रखना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं बहुविकल्पी के रूप में, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, यही पूछा जाता है, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और दही या खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल, और लाल चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उसमें नेटल के जो पादप होते हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। तो ये थे हमारे के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल। अब हम पढ़ते हैं आगे, तो आगे है अम्लों की प्रकार। तो भाई अम्लों के ये प्रकार हैं, तो वो किसके आधार पर दिए गए हैं, तो अम्लों के जो प्रकार हैं वो तुम्हारे दिए गए हैं आयनन के आधार पर। आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है, ध्यानपूर्वक डेफिनेशन समझना, हो सकता है तुम्हें याद हो जाए पहली बार में। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर, ठीक है, जो जल में घुलकर नहीं, या फिर ऐसे लिखो, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाएं,
ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत सरल है। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। या फिर जो डेफिनेशन है वो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, वो जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं। अगर हाइड्रोनियम आयन उच्च सांद्रता में पाए जा रहे हैं तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जैसे मैं एक HCl लूंगा और HCl में जैसे मान लो ये कोई मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में मैंने क्या किया, जल ले लिया, और इस जल में, तो जल में भाई क्या होगा, जल टूटेगा H धनायन और OH ऋणायन, है ना। लेकिन इस H धनायन और OH आयन के रूप में होगा जल। अब इसमें मैंने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या डाल दिया, HCl। तो HCl मैंने इसमें डाल दिया, तो HCl क्या करेगा, H धनायन और प्लस Cl ऋणायन मिलेगा। अब देखो ये जो तुम्हारा है H2O और ये जो प्रोटॉन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H3O धनायन। और H3O धनायन की सांद्रता अगर प्रबल अम्ल है तो पूरी तरह से आयनित होगा, प्रबल अम्ल है तो पूरी तरह से आयनित होगा। तो इस विलयन में सबसे ज्यादा या ज्यादा संख्या में या इकाई आयतन में क्या प्राप्त होंगे हमें, H3O धनायन। अगर H3O धनायन की इकाई आयतन में सांद्रता अधिक होगी तो वो क्या होंगे, प्रबल अम्ल। समझ में आ रहा है, क्या होंगे, प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोनियम आयन की उच्च सांद्रता देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि ये कैसे हैं, तुम्हारे प्रबल अम्ल हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा दूं कि ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, या फिर इस तरह से दे देगा निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है अम्लों से, डेफिनेशन के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रबल अम्ल है वो कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है। बहुविकल्पी यानी MCQ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़ी जाएगी, NCERT की सारी लाइंस पढ़ाई जाएंगी, और उन्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा आपके लिए क्योंकि अब MCQ तो 20 आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, और उनका मिलना, अगर तुम NCERT से अदर किताब उठाते हो तो वहाँ NCERT के पॉइंट जरूर होंगे उन किताबों में, लेकिन तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे। और मैं यहाँ पर तुम्हें छांट कर हर कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप इसको ही पढ़ते रहो, फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी किताबें तो बहुत एक्सप्लेन कर रही हैं उस चीज़ों को, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, और ये NCERT में उतना ही पढ़ना और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कई सालों से साइंस को पढ़ा रहा हूँ और इसी नोट से जो मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उस तरह के ही प्रश्न बनते हैं, तो पूर्ण विश्वास के साथ पढ़िए, और जब पेपर दे के आओगे तो तुम्हें भी मालूम पड़ेगा कि हाँ सर ने सही कहा था, पूरा फंसा था। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल यानी वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, H3O आयन की निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं इसमें कोई एक एसिटिक अम्ल ले लूं और मैंने इसे जल में घोला, ये जल है इसमें, और जल में मैंने क्या डाल दिया, एसिटिक अम्ल, तो CH3COO रेडायन में टूटेगा और H धनायन में, और जल में क्या है हमारे H2O, इनसे मिला करके वो क्या करेगा, H3O धनायन की निम्न सांद्रता देगा। सांद्रता कैसी देगा, निम्न सांद्रता। तो निम्न सांद्रता देगा तो दुर्बल अम्ल है, या पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं CH3COOH के लिए अगर मैं जल में घोलूं तो ये CH3
इधर मिटा दूं इसको, ठीक है। CH3 COO रेडाइन और प्लस H धनायन में टूट जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया दोनों तरफ से होगी, एक तो होगी तुम्हारी फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन अगर ये फॉरवर्ड, ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड 5% हो रही है तो 95% बैकवर्ड। सीधे ये फॉरवर्ड होगी और बैकवर्ड रिएक्शन होगी, यानी पूरी तरह से आयनित नहीं होगा, सिर्फ 5% ही ये जल में आयनित होते हैं। जब हम तुम्हें 11वीं क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तब वहां बताई जाएगी ये कि कितनी तरह से ये घुलते हैं। तो अभी यहाँ पर समझिए कि एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसे। तो H2CO3, ये H2CO3 है। और फॉर्मिक अम्ल HCOO किस में पाया जाता था? फॉर्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक तथा नेटल के पादप में पाया जाता। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र, और यह है सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है H2CO3। ये सूत्र में सुधार कर लीजिए। एक इसमें यहाँ सुधार कर लीजिए, अभी 1 मिनट लगेगा। हाँ, फिर आप भ्रमित हुआ। यह है H2CO3, यह है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये सब सूत्र तो गलती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिस अम्ल। यहाँ क्या कर रखा है, इसको मिटाई देते हैं, ये गलत हो चुका है। ठीक है, इतने ही लिख लो, 3 उदाहरण। तो कौन कौन से उदाहरण है? एसिटिक अम्ल और CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल, और एक है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल आदि। तो ये जो उदाहरण है तुम्हारे दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। और हम पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है भाई? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हम क्या कहें? नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब जैसे अम्ल किसी भी चीज पर गिराएं, तो अम्ल एक प्रबल संक्षारक है, प्रबल संक्षारक। तो उसका क्या करते हैं? तो उसे गला देते हैं। सीधी देहाती भाषा में समझिए, गला देते हैं। अगर किसी भी चीज पर पढ़ेंगे तो वो उसे गला देंगे, ठीक है। तो कैसे हैं ये? संक्षारक होते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रबल संक्षारक, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा अम्लों के रासायनिक गुण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है ना। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो नेक्स्ट होगा, और उसमें हम उपयोग लेके आएंगे अम्लों के रासायनिक गुण, और अम्लों के रासायनिक गुण के साथ साथ धातु कार्बोनेट। ये है तुम्हारे अम्लों के रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के उपयोग और रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, एंड लाइक और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। और अपने नोट्स साथ ही साथ बनाइए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में उन्हें नोट कर लिया करो, पहले समझ लिया करो, या साथ ही साथ लिखते जाया करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है।